हेलो बच्चों, एसविन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में इससे पहले अपन ने जो हरित लावक की संरचना थी उसके बारे में पढ़ा था। अब है यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। यहां पर तरंगों के संचरण में सरंग व गर्त बनते हैं। इन सरंग व गर्तों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होती है इसे तरंग दैर्ध्य या फिर लैम्ब्डा कहते हैं। देखो, जो तरंगों की संचरण से सरंग और गर्त बनते हैं, इनकी बीच की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य या फिर लैम्ब्डा कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो दृश्यमान तरंगे होती है उसे प्रकाश कहते हैं। दृश्यमान तरंगों को क्या कहेंगे? प्रकाश कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी वस्तु का ज्ञान होता है। फिर आता है यहाँ पर जो प्रकाश है, इसमें 390 से लेकर के 810 नैनोमीटर जो तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, इस प्रकाश की जो किरणें होती है उनका प्लांट के द्वारा अवशोषण किया जाता है। प्लांट द्वारा अवशोषण किया जाता है या फिर जो क्लोरोफिल होगा उसके द्वारा अवशोषण किया जाता है। फिर आता है इसमें जो छोटी तरंग दैर्ध्य, छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, इसमें अधिक ऊर्जा पाई जाती है, जबकि जो बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है इसके अंदर यहाँ पर कम ऊर्जा पाई जाती है। छोटी तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होगा उसके अंदर अधिक ऊर्जा, और जो बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है उसके अंदर कम ऊर्जा पाई जाती है। फिर आता है यहाँ पे दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि जिसे देखा जा सकता है, जिस प्रकाश को देखा जा सकता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो सफेद प्रकाश होता है उसे शामिल किया गया है, और ये जो सफेद प्रकाश है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 से, जो कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग है जिसे देखे जा सकते हैं, इसे सफेद प्रकाश भी कहते हैं। एक होता है अदृश्य प्रकाश। अदृश्य प्रकाश का मतलब है जिसे नहीं देखा जा सकता, जिसे नहीं देखा जा सकता, उस प्रकाश को क्या कहेंगे? अदृश्य प्रकाश कहते हैं। फिर आता है इसके अंदर 660 से लेकर के 810 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है, तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को आवृत्त विकिरण कहते हैं। 660 से लेकर के 810
नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की जो किरणें होती है उन्हें अवरक्त विकिरण कहते हैं। इसके अलावा 430 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है इसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। देखो 660 से 810 नैनोमीटर से अधिक है वो तो हो गया अवरक्त विकिरण, और 430 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किरणों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश की किरणों में उपस्थित ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। साथ ही जो फोटोन है, फोटोन में निहित ऊर्जा क्वांटम कहलाती है। देखो प्रकाश की किरणों में उपस्थित ऊर्जा को तो फोटोन और फोटोन में पाई जाने वाली ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं। यहां पर CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। CO2 का एक जो अणु होता है उसके अपचयन के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहां पर लाल और नीले रंग का जो प्रकाश होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। लाल और नीले रंग का जो प्रकाश है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, जबकि जो हरे रंग का प्रकाश है, हरे रंग का, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शून्य होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो हरे रंग का प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यहां पे देखना प्रकाश की किरणों में उपस्थित जो ऊर्जा है वो तो क्या कहलाती है, फोटोन, और फोटोन में पाई जाने वाली ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। लाल और नीले रंग का जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, जबकि हरे रंग का जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शून्य होती है। यह था यहां पर प्रकाश की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ लाइट। अब आता है इसी में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक आता है इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, और दूसरा आता है इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, देखो एक तो है प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न हो रही है प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया जो अंधेरे में या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं, यहां पर प्रकाशिक अभिक्रिया। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहां पर इस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए पत्तियों में
विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं और ये जो वर्णक है ये आपस में मिलकर के वर्णक तंत्र या फिर प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और इस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जो पत्तियां होती है उनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक आपस में मिलकर के वर्णक तंत्र या फिर प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो दो प्रकार का वर्णक तंत्र है, एक है फोटोसिस्टम फर्स्ट या फिर आप इसे प्रकाश तंत्र फर्स्ट या फिर इसे पीएस सेकंड या प्रकाश तंत्र सेकंड या फिर आप इसे पीएस सेकंड भी कह सकते हो। देखो दो है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड या फिर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। अब देखो यहां पे पहला आता है यहां पे पीएस फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट, पीएस फर्स्ट या फिर प्रकाश तंत्र फर्स्ट। देखो पीएस फर्स्ट 680 मिली माइक्रोन से कम या अधिक प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों में संपन्न हो सकता है। यहां पर 680 से कम या अधिक दोनों ही रेंज का जो प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। इसके लिए यहां पर वर्णक पाए जाते हैं जिनमें एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इसके अलावा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फेरिडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन। देखो वर्णक है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फेरिडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन। यहां पर जो क्लोरोफिल ए है इसके और भी वर्णक होते हैं या फिर इसे और जो इसकी तरंग दैर्ध्य है उसके आधार पर इसके और भी प्रकार आते हैं, जिसके अंदर आता है 670, 678, 683, 695 और 700। देखो क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695 और क्लोरोफिल ए 700। अब यहां देखना सभी जो वर्णक है जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फेरिडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन, साथ ही AKB 670 वाला, क्लोरोफिल 683, क्लोरोफिल ए 695, ये सभी यहाँ पर प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए 700 को स्थानांतरित करते हैं। किसको स्थानांतरित करेंगे? क्लोरोफिल ए 700 को स्थानांतरित करते हैं। क्लोरोफिल ए 700 को यहां पर अभिक्रिया का केंद्र कहते हैं। ए 700 को क्या कहेंगे? अभिक्रिया का केंद्र कहते हैं, जबकि जो अन्य वर्णक होते हैं ये यहां पर एंटीना के रूप में कार्य करते हैं। देखो अन्य वर्णक एंटीना के रूप में है, क्लोरोफिल ए 700 अभिक्रिया केंद्र के रूप में उपस्थित होता है। पीएस फर्स्ट की क्रिया ग्रेना और स्ट्रोमा
क्लोरोफिल ए और बी के साथ कैरोटीनॉइड है और यहाँ पे क्लोरोफिल ए व बी के साथ में फाइकोविलिन्स है। इसके अलावा पीएस फर्स्ट चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर काम में आता है, जबकि पीएस सेकंड यहाँ पे जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है उसके अंदर उपयोगी होता है। तो यहाँ पे पीएस फर्स्ट और सेकंड के अंदर अंतर, जैसे पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया के अंदर P700 था, इसके अंदर P680। चक्रीय अचक्रीय दोनों प्रकार का होता है, इसमें केवल अचक्रीय होता है। इसके अलावा ए बी के साथ में क्लोरोफिल ए और बी के साथ में कैरोटीनॉइड अधिक मात्रा में था और यहाँ पे जो फाइकोविलिन्स है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पीएस फर्स्ट है ये हरित लावा के ग्रेना व स्ट्रोमा में संपन्न होता है, जबकि पीएस सेकंड हरित लावा के ग्रेना में संपन्न होता है। अब देखो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो इसमें पहला आता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहां पे आता है प्रकाशिक अभिक्रिया में ही ETS की क्रिया संपन्न होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक वर्णक से दूसरे वर्णक में स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक वर्णक से दूसरे वर्णक में स्थानांतरित होकर के अंत में NADPH2 के साथ में NADP के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, NADPH2 का निर्माण करता है। ये जो क्रिया है ये दो चरणों में संपन्न होती है। एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या है कि जो अभिक्रिया का केंद्र है P700 होगा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर ये अपचयित होकर के दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फेरिडोक्सिन को स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके पश्चात फेरिडोक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के अंदर और फिर प्लास्टोसाइनिन में स्थानांतरित होते हैं। प्लास्टोसाइनिन से वापस P700 के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक चक्रीय पथ के अंदर स्थानांतरित होते हैं और जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसी वर्णक तंत्र के अंदर पुनः लौटकर आ जाते हैं, इसलिए इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में दो जगह पर यहाँ पर ADP के द्वारा ATP का निर्माण होता है। वो दो जगह कौन सी है, जब इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम के अंदर स्थानांतरित होगा तो ATP के अंदर परिवर्तित होती है, और दूसरा है जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के अंदर स्थानांतरित होगा तो भी यहाँ पर ATP के अंदर परिवर्तित होगी। देखो दो जगह पे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये था इसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अभिक्रिया का केंद्र P700 है, वहां से प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के फेरिडोक्सिन के अंदर, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन से वापस P700 के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अंदर दो जगह पे ATP का निर्माण होता है, एक तो फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उस वक्त, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के अंदर स्थानांतरित होगा तो यहाँ पर ATP का निर्माण होता है।
सेकंड आता है इसमें अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन P680 से निकलकर पुनः P680 में नहीं आता है। देखो इसके लिए क्या है, यहां पर सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप यहां पर 1/2 O2 प्लस 2H2 व 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये P680 के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं। देखो जल के प्रकाशिक अपघटन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन P680 को स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लास्टोक्विनोन को स्थानांतरित किए जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम से B6 से साइटोक्रोम F और उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन। देखो चक्रीय के अंदर वापस आ रहे थे, इसके अंदर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P700 के अंदर स्थानांतरित होता है। P700 से इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के अंदर, और फेरिडोक्सिन से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके NADP के साथ में क्रिया करेंगे। किसके साथ में? NADP के साथ में। और यहां से जो हाइड्रोजन है ये NADP के साथ में जुड़ जाएंगे और एंजाइम होगा यहां पर रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में NADPH2 का निर्माण कर लेती है। देखो इस क्रिया के अंदर 2 हाइड्रोजन NADP से जुड़ करके NADPH2 का निर्माण कर लेते हैं। यहां पे देखना 2 इलेक्ट्रॉन P680 से निकल रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन से होते हुए B6 में, F में, प्लास्टोसाइनिन से P700 में, P700 से फेरिडोक्सिन में, और फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है? NADP। साथ में 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़ेंगे रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से ये NADPH2 के अंदर परिवर्तित होता है। यहाँ पे देखना 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे NADP के कितने अणु होंगे? 2 NADP। तो यहाँ पर कितने बनेंगे? NADPH2 के 2 अणु बनते हैं। तो 2 अणु तो NADPH2 के बन रहे हैं। साथ ही जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के अंदर आता है तो यहाँ पर भी एक ADP के अंदर परिवर्तित होती है। ADP किसके अंदर परिवर्तित हो रही है? ATP के अंदर परिवर्तित होती है। तो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया में 2 तो क्या बनते हैं? NADPH2, और एक क्या बनता है? यहाँ पर ATP बनता है। जबकि चक्रीय की बात करोगे आप तो चक्रीय के अंदर वहां पे केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो ये था आपका चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।